अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर आकिब इलियास। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है क्लास सेकंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये तमाम क्वेश्चंस जो आपको करवाए जा रहे हैं, इट्स प्रोबेबिलिटी के आपके पेपर में आए या नहीं भी आए, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो तमाम क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस हैं, यानी कि इसके आंसर्स, वो आपको वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट के तौर पर नजर आ जाएंगे, तो आप वहां से स्क्रीनशॉट इसके आंसर्स के साथ ले लीजिएगा। अब हम बिना किसी ताखीर के चलते हैं अपने पहले सवाल की जानिब। सवाल को पहले रीड आउट कर लेते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन बताता हूँ। पहला सवाल है हमारे पास कि अ स्टूडेंट फिनिशेस राइटिंग अ प्रोग्राम इन सी। ठीक है। क्या कहा उसने कि पहले एक स्टूडेंट है जो सी प्रोग्राम में कोड लिख रहा है। व्हेन ही ट्राई टू रन इट, जैसे ही वो उसको चलाना चाहता है, तो इमीडिएटली गेट अ लिस्ट ऑफ एरर्स। तो अचानक से या फौरन से उसको एरर्स की एक लिस्ट शुरू हो जाती है, शो होना शुरू हो जाती है, एंड प्रोग्राम डजंट स्टार्ट। ठीक है। और प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता। अब तक क्या बात उसने कही कि एक प्रोग्राम है सी के अंदर लिखा हुआ, जैसे ही आप उसको चलाते हो तो वो एरर्स दिखाता है, प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता। हाउएवर व्हेन यूजिंग बेसिक, बेसिक भी एक लैंग्वेज है जिसका मतलब है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है। बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये बेसिक की फुल फॉर्म है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। द प्रोग्राम स्टार्ट्स रनिंग, और प्रोग्राम चलना शुरू हो जाता है। ठीक है। बट स्टॉप्स हाफ वे, लेकिन आधे रास्ते पर रुक जाता है। थ्रो व्हेन इट फाइंड्स एन एरर, जैसे उसको एरर मिलता है। तो व्हाई दिस टू लैंग्वेजेस बिहेव डिफरेंटली, तो इन दोनों लैंग्वेजेस ने मुख्तलिफ तरीके से बिहेव क्यों किया। ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भाई देख लो, हमारे पास एक लैंग्वेज का जिक्र है यहाँ पर सी, और दूसरे लैंग्वेज का जिक्र है बेसिक। ठीक है। दोनों हमारे पास क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है भाई। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब यह होता है कि जो सिर्फ ह्यूमन को समझ आए, और कंप्यूटर को समझाने के लिए बीच में कोई ट्रांसलेटर बैठा हुआ हो। अब यहां पर देखें, एक बात है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो सी है, सी अपने साथ कंपाइलर यूज करती है। ठीक है। क्या यूज करती है, कंपाइलर यूज करती है। और जबकि मैं एक बात यहां पे बताते चलूं कि जो बेसिक लैंग्वेज है, यानी कि जो बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये अपने साथ जो है इंटरप्रेटर को यूज करती है। ठीक है। तो अब हमारे पास, अगर आपने ये दो चीजें समझ आ गई, ये दो चीजें पता लग गई, तो उम्मीद है कि सवाल भी समझ आ गया होगा कि जैसे ही सी में लिखा जाता है तो इमीडिएटली गेट अ लिस्ट ऑफ एरर्स और प्रोग्राम डजंट स्टार्ट। सी का भी काम यही है। ठीक है। अब देखो, उसने सी प्रोग्राम लिखा, उसने उसको प्रोग्राम को लिखा, और जैसे ही वो चलाता है एरर्स आते हैं, वो प्रोग्राम नहीं चलता। तो इसका क्या मतलब है कि कंपाइलर की जो प्रॉपर्टी है, कंपाइलर की प्रॉपर्टी है कि वो होल कोड को वंस एट अ टाइम प्रोसीड करता है। ठीक है। होल कोड को वंस एट अ टाइम में प्रोसीड करता है, यानी पूरी बात को समझता है। अगर उस फाइल में, उस कोड में एरर्स है तो वो उसको शो करवा देता है, प्रोग्राम को नहीं चलाता। ठीक है। एरर्स को शो करवा देता है। जबकि इसके बरक्स हमारे पास अगर दूसरी चीज है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है कि इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन चलाता है, लाइन बाय लाइन चलाता है। इसी वजह से उसने कहा कि जब बेसिक के अंदर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, रन तो करना शुरू कर देता है, लेकिन स्टॉप कर देता है हाफ वे के ऊपर, यानी आधे रास्ते में। इसी वजह से कि जैसे लाइन बाय लाइन कोड लिखा हुआ है, जैसे यहां पर अगर किसी लाइन में गलती है तो ये ऊपर की 3 लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, ये वाली लाइन में आके वो स्टॉप हो जाएगा और नीचे की कोई भी लाइन नहीं चलेगी। इसी वजह से यहां पर इंटरप्रेटर यूज किया है। तो अगर मैं इस पूरी सवाल को समराइज करते चलूं, तो उसने दो लैंग्वेज का जिक्र किया, एक सी का, दूसरा बेसिक का। सी के अंदर कंपाइलर यूज होता है, बेसिक के अंदर इंटरप्रेटर यूज होता है। इन्हीं दो ट्रांसलेटर्स की वजह से इसमें फर्क आ रहा है कि सी का प्रोग्राम पूरा लिखने के बाद भी नहीं चलता, जबकि बेसिक का प्रोग्राम इंटरप्रेटर के जरिए से हमारे पास आधे रास्ते पर जाकर रुक जाता है। तो अब यहां पर एक और चीज यहां पर सिर्फ ऐड करते जाऊं कि जो कंपाइलर है वो अपने साथ डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है, यानी कि अपने पास एक एग्जीक्यूशन फाइल बना देता है, एक इंटरमीडिएट कोड बना देता है कि उसने पूरी बात को समझ लिया। फिर जब आप उस फाइल के अंदर, उस कोड के अंदर कुछ छोटा मोटा चेंज करते हैं, तो वो उस सिनेरियो में उस समझे हुई चीज पर छोटी एडिशन करके वो आगे एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है। जबकि इसके अंदर, इंटरप्रेटर के अंदर एग्जीक्यूटेबल कोड या इंटरमीडिएट कोड नहीं होता।
ठीक है। तो इस पूरे सिनेरियो का ये एक छोटा सा डिफरेंस था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात हो रही है। इसके अंदर इंटरप्रेटर इस्तेमाल होने की वजह से ये आधा चल जाता है, आधा रुक जाता है, जबकि कंपाइलर के अंदर ये खुसूसियत नहीं है। वो पूरी बात को समझता है और समझाता है, अगर एरर आता है तो पहले ही रोक देता है, आगे चलना ही नहीं देता। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब। जी, तो इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि यू आर डिजाइनिंग अ फ्लो चार्ट, ठीक है, आप एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं फॉर अ प्रोग्राम दैट चेक्स, क्या चेक करना है, वेदर अ स्टूडेंट्स एज इज ग्रेटर देन 18, क्या स्टूडेंट की एज 18 से ऊपर है या नहीं है। आप एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। विच स्पेसिफिक सिंबल विल यू यूज, क्या कहा कि विच स्पेसिफिक सिंबल विल यू यूज टू मेक दिस यस और नो डिसीजन, आप कौन सा सिंबल इस्तेमाल करोगे यस और नो के डिसीजन को बनाने के लिए, एंड हाउ मेनी फ्लो लाइंस शुड लीव दिस सिंबल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसने कहा कि आप जैसे अगर वो 18 का है तो वो वोट कर सकता है, नहीं है तो नहीं कर सकता, यानी कि दो कंडीशंस आ रही है, यस हाँ या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा सिंबल बनेगा, तो इसका सीधा सा जवाब है कि वो सिंबल होता है डायमंड शेप, ठीक है। वो सिंबल कौन सा होता है, डायमंड शेप होता है। डायमंड शेप के पास से आपके यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई कंडीशन लिखी हुई है, जैसे कि इफ, या मैं इफ को हटाकर एज, अगर एज 18 से ऊपर है, उसने कहा एज इज ग्रेटर देन 18, एज 18 से ऊपर है, तो क्या होगा, एक जवाब आएगा यस और एक जवाब आएगा नो, ठीक है। एज 18 से ऊपर है तो हम क्या करते हैं कि उसको आप ऑप्शन दे दो कि वो वोट दे सके। मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल वोट लिख देता हूँ। अगर नहीं है तो आप उसको वापस से रीचेक करने का कह दो, या फिर यह प्रोग्राम स्टॉप कर दो, ठीक है, प्रोग्राम स्टॉप कर दिया। ये इस तरीके से हमारे पास चल सकता है। अब यहाँ पर एक दो बातें आपको नजर आ रही हैं। एक तो भाई उसने कहा कि कौन सा सिंबल यूज होगा, तो वो सिंबल आ गया कौन सा, डायमंड शेप का सिंबल आ गया। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं डायमंड शेप, ठीक है। अब हमारे पास ये डायमंड शेप सिंबल आ गया, तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि डायमंड शेप सिंबल के पास तो हमेशा दो जवाब होते हैं। कितने जवाब होते हैं, दो, या तो हाँ में या तो ना में। और दो जवाब के लिए कितनी एरो लाइन चूज हो रही है, दो एरो लाइन चूज हो रही है। और उससे यही हमसे सवाल किया है कि यस और नो के लिए कौन सा सिंबल यूज करोगे, एंड हाउ मेनी फ्लो लाइन्स शुड लीव दिस सिंबल, और कितनी फ्लो लाइन्स इस सिंबल से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक या यस की तरफ या नो की तरफ। तो ये सिंबल से हमारे सवाल, एक पूरा एक फ्लो चार्ट आप बना रहे थे, उसके अंदर एक कंडीशन है और उसने हमसे सवाल पूछ लिया। तो ऐसा सच कोई मुश्किल नहीं होता, बस कुछ चीज को समझना होता है। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब। अब हमारे पास अगला सवाल है, क्या स्टूडेंट राइट्स अ स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट लिखता है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, बट वांट्स द वर्ड वर्ल्ड, लेकिन क्या चाहता है कि वर्ल्ड टू बी अपेयर्ड ऑन अ न्यू लाइन बिलो हेलो, सही है। उसने क्या कहा कि उसने हेलो वर्ल्ड तो वो लिखता है, लेकिन वो चाहता है कि हेलो के बाद जो वर्ल्ड है वो अगली लाइन में नजर आए। हाउ कैन ही फिक्स दिस सिंगल स्टेटमेंट विदाउट एडिंग अ सेकंड प्रिंट एफ, सही है। वो कैसे फिक्स कर सकता है इसको बगैर प्रिंट एफ इस्तेमाल किए दूसरी लाइन में ले जाना। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उस कॉन्सेप्ट का नाम है एस्केप सीक्वेंस। क्या नाम है, एस्केप सीक्वेंस। ये एक स्पेशल टाइप के एक सीक्वेंस होते हैं, स्पेशल टाइप के यूं समझ लें कि सिंबल होते हैं जो बताते हैं कि किस वक्त आपने क्या, यानी प्रोग्राम को पहले से पता होता है कि क्या है स्लैश एन स्लैश पी स्लैश ए स्लैश आर स्लैश डबल स्लैश, क्या है ये सारी चीजें। तो बस आप क्या इसको सिर्फ यूटिलाइज करते हैं और अब तक आप कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ उसने कहा न्यू लाइन के लिए, तो न्यू लाइन के लिए जो हमारे पास आता है वो स्लैश एन यूज होता है। क्या यूज होता है, स्लैश एन यूज होता है। अब ये स्लैश एन का मतलब है कि ये न्यू लाइन में शिफ्ट कर देगा, यानी कि आपका कोड कुछ यूं बन जाएगा कि प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ का मतलब है कि आपने आउटपुट जाना है, सही है, स्क्रीन पर नजर आएगा। आप यहां पर लिखोगे हेलो, स्लैश एन यूज करोगे और वर्ल्ड, ठीक है। इस तरीके से आप जब लिखोगे तो आपका ये जो पूरे हेलो वर्ल्ड है, हेलो ऊपर नजर आएगा, वर्ल्ड नीचे नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्पेस नजर आ रहा है तो इसे लिखने में है, वरना अगर आप कीबोर्ड पे लिखेंगे तो ये स्पेस पे ना डालें तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास स्केप सीक्वेंस के और भी स्केप सीक्वेंस होती हैं, जैसे कि स्लैश पी, स्लैश आर, स्लैश टी, डबल स्लैश, और इस तरह के बेशुमार स्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। तो इतनी एक छोटी सी बात थी इसके अंदर, स्केप सीक्वेंस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था।
जो कि उसने सवाल के अंदर ही बता दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। तो हमारा अगला सवाल है, क्या अ स्टूडेंट ट्राइज टू नेम अ वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल का वो नाम रखना चाहता है जो कि रखना चाहता है फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, बट द सी कंपाइलर गिव्स एन एरर, लेकिन सी का कंपाइलर जो है वो उसको एरर दे देता है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ नेमिंग आइडेंटिफायर्स, ठीक है, व्हाई इज दिस नेम इनवैलिड। अच्छा, तो भाई उसने कहा कि वो चाहता है कि एक वेरिएबल का नाम रखे, जैसे कि ये फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, वो चाहता है कि भाई ये नाम रखना चाहिए, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करवा दी जाए, जैसे कि ए आई, ठीक है, जैसे कि ये स्टोर के अंदर करवाना चाहता है, उसने एक वेरिएबल का नाम रख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर कहा कि फिर एरर आ जाता है अकॉर्डिंग टू नेमिंग आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? कोई पहचान होती है, कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन, किसी भी चीज का नाम हो, वो उसका आइडेंटिफायर कहलाता है। ये इनवैलिड क्यों है? तो बात याद रखिएगा कि नेमिंग रूल्स के अंदर, ठीक है, किसके अंदर? अकॉर्डिंग टू नेमिंग रूल्स, ठीक है, किसके रूल्स? नेमिंग रूल्स। अब नेमिंग किसकी हो सकती है? वेरिएबल्स की हो सकती है, फंक्शंस की हो सकती है, और एक्सेट्रा सारी चीजों की हो सकती है। नेमिंग रूल्स के अकॉर्डिंग कि आप कभी भी आइडेंटिफायर कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। अब डिजिट देखो, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा किसी भी स्पेशल सिंबल के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, किसी भी स्पेशल सिंबल के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। जबकि अंडरस्कोर या फिर कैपिटल लेटर या फिर कोई भी केस यूज करना चाहते हैं, जैसे स्मॉल केस, कैपिटल केस, उस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप डिजिट्स और स्पेशल सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे मैं स्पेशल सिंबल को थोड़ा सा और एलाबोरेट करता जाऊं कि स्पेशल सिंबल हमारे पास डिपेंड करते हैं कंपाइलर टू कंपाइलर। किस पर? कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड कर रहे होते हैं। वो क्यों डिपेंड करते हैं? चूंकि कुछ कंपाइलर इसको रन कर लेते हैं एज अ कैरेक्टर ऑफ सी लैंग्वेज, और कुछ कंपाइलर इसको सूट नहीं कर रहे होते, वो रन नहीं करते। तो हमारे पास, अगर मैं MinGW की बात करूं जो नॉर्मल विजुअल स्टूडियो के साथ चलता है, तो MinGW के अंदर हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर यानी कि $साइन भी एक वो कैटेगराइज कर लेता है कि भाई ये एज अ कैरेक्टर लिया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे डॉलर से स्टार्ट करते हैं, वो जब भी इसको समझ लेता है। लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज के अंदर, जब सी लैंग्वेज बनाई गई थी, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर यह बात है कि स्पेशल सिंबल कोई भी हो, वो इजाजत इस बात की नहीं देता कि वो एज एन आइडेंटिफायर इस्तेमाल किया जा सके। तो ठीक है, हम स्पेशल सिंबल को यहाँ तक रख लेते हैं। आगे इस चीज़ों को मैंने एक अलग कंपाइलर्स होने की वजह से, जैसे हम बहुत सारी IDEs इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैं विजुअल स्टूडियो को यूज़ कर रहा होता हूँ समझाने के लिए। विजुअल स्टूडियो और MinGW का कंपाइलर होता है, तो वो उस पर जो है ये सपोर्ट दे देता है डॉलर, लेकिन जो है बहुत सारे कंपाइलर्स के अंदर ये सपोर्टिव नहीं होता। तो खैर, बहरहाल इस तरह से ये सवाल था हमारे पास, सिर्फ इतनी छोटी सी बात पूछी हुई थी। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब। तो अब हमारे पास अगला सवाल है, वो ये है कि आप चाहते हो कि यूजर टाइप देयर फुल नेम। यूजर, जब आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, वो अपना फुल नेम टाइप करे, इंक्लूडिंग अ स्पेस के साथ, जैसे कि ये एक नाम मैंने अपना लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। व्हाई शुड यू यूज द गेट्स फंक्शन इंस्टेड ऑफ स्कैनफ, ठीक है। उससे कहा कि अगर आप यूजर से चाहते हो अपना पूरा नाम लेना, उसका पूरा नाम एज एन इनपुट लेना, तो स्पेस के साथ, तो आप क्यों गेट्स फंक्शन यूज करोगे स्कैनफ की बजाय या स्कैनफ की जगह पर? अच्छा भाई, पहले तो मैं यहाँ पर एक चीज बताता चलूं कि स्कैनफ जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास इनपुट के लिए यूज होता है, और गेट्स भी हमारे पास यूजर से इनपुट के लिए यूज होता है। स्कैनफ हमारे पास एक सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज किया जा रहा होता है, सिंगल डिजिट इनपुट लेने के लिए यूज किया जा रहा होता है, इसलिए हम उसके अंदर स्ट्रिंग नहीं लेते। तो हम इसको ही डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो गेट्स फंक्शन होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है गेट स्ट्रिंग, ठीक है। अब गेट स्ट्रिंग यूजर से लेना है और कंप्लीट एक डिजिट लेना है, तो हम एक छोटा सा इसको पूरा एक कंप्लीट लिख ही लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर एक नेम का एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बताते चलूं कि सी लैंग्वेज के अंदर एज एन स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप नहीं मौजूद है हमारे पास, इस वजह से हमने कैरेक्टर की डेटा टाइप ली है। और कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर सिंगल लेटर को अपने पास स्टोर करता है, सिंगल लेटर या सिंगल सिंबल को अपने पास स्टोर करता है, लेकिन हम इसको अपनी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक एरे बना देते हैं,
जब भी आपके कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो उसको एज एन एरे यूज करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। मैंने एरे बना दिया और उसको डिक्लेयर कर दिया, जैसे मिसाल के तौर पर 20, ठीक है। और यहां पर मैं इसको ये क्लोज कर देता हूं। ये मैंने क्या किया, मैंने एक एरे बनाया जिसकी लेंथ रख दी 20, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं, यूजर से इनपुट लेता हूं गेट्स। मैंने यूजर से इनपुट लिया और ये यूजर का इनपुट कहां जाके सेव हो, यानी कौन से वेरिएबल के अंदर आए, मैंने यहां पर लिख दिया नेम, ठीक है। यूजर का इनपुट यहां पर है। फिर क्या करते भाई, प्रिंट एफ करते। प्रिंट एफ क्या करो कि आपने योर नेम इज जो आपने यूजर से लिया है। अब मैं यहाँ पर परसेंटेज कौन सी यूज करूं, जो कि मैंने गेट्स का फंक्शन यूज किया है तो मैं %s यूज कर लेता हूं जो कि स्ट्रिंग है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको क्लोज, और कहां से आएगा उठ के, कौन से वेरिएबल के अंदर पड़ा है, नेम के अंदर पड़ा है। मैंने यहाँ पर नेम यूज कर लिया और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जब आप इस चीज को रन करेंगे तो आपके पास ये चीज देखेंगे कि आप जितने भी कैरेक्टर्स यूज करते हैं, जबकि मैंने क्या कहा कि मैंने कहा यहाँ पर सिर्फ 20 कैरेक्टर्स, यानी कि 20 कैरेक्टर्स, 20 लेटर्स, 20 अल्फाबेट्स को आप सिर्फ प्रिंट करो। जैसे एक्सीड करेगा 20 से आप उसको नहीं लो, उसके आगे के वेरिएबल्स या उसके आगे का नाम उससे लो ही नहीं। जैसे कि एक होता है ना, एक्सीड कर रहा होता है कि हमारे पास मिनिमम पासवर्ड की लेंथ होती है कि 8 कैरेक्टर्स लाजमी होने चाहिए, फिर चाहे आप जितना बड़ा भी लगा लो। तो 8 कैरेक्टर्स मिनिमम, यहां पर भी हमारे पास ये है कि 20 कैरेक्टर्स मैक्सिमम होने चाहिए, कि इससे ज्यादा ना हो। जबकि आप ये गेट्स का फंक्शन लगाओगे तो ये 20 से ज्यादा भी ले लेगा। तो इसके रिप्लेस में मैं इसको यहाँ पर कट कर दूं, बल्कि कट भी नहीं करते, कॉमेंट कर देते हैं। जब मैंने इसको कॉमेंट कर दिया तो उसके आगे पूरी लाइन कॉमेंट हो जाएगी, लेकिन मैं अभी सिर्फ इससे आगे लिख रहा हूं ताकि समझाने के लिए। तो हम यहां पर लेते हैं एक फंक्शन जिसका नाम है फॉर्मेटेड गेट्स, ठीक है, फॉर्मेटेड गेट्स, ठीक है। तो गेट्स यानी कि गेट स्ट्रिंग, इसके अंदर हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट्स बोले या 3 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला तो जो आपने वेरिएबल का नाम रखा है, मैंने यहां पर रखा है नेम, ठीक है। दूसरी चीज होती है हमारे पास कि साइज ऑफ नेम क्या है, यानी कि इस जो आपने यहां पर नेम वेरिएबल या इसका साइज क्या है, वो साइज इसको यहां पर बताना पड़ता है। वो खुद ही चेक कर लेगा अगर मैं यहां पर इस तरीके से लिख दूंगा, ठीक है, साइज ऑफ नेम। और तीसरी चीज जो इसकी स्टैंडर्ड है वो है stdin, स्टैंडर्ड इनपुट, सही है। जब आप इस तरीके से रखेंगे तो आपने जितना नेम को डिक्लेयर किया होगा, मैं यहां पर इसको कम कर देता हूं, मैं यहां पर कर देता हूं 10। आपने जितने नंबर ऑफ टाइम्स तक उसको डिक्लेयर किया होगा, जितने एरे की स्पेस डिक्लेयर की होगी, वो उतना ही जो है नाम लेगा, अदरवाइज उसको नेग्लेक्ट कर देगा, उसके आगे का जो भी है वो शो नहीं करवाएगा। अच्छा भाई, एक और चीज यहां पर कि जो stdin है ये हमारे पास होता है एक लाइब्रेरी के अंदर, जो कि लाइब्रेरी है #include stdlib standard library.h, ठीक है। stdlib.h के अंदर आपको stdin मिलेगा। तो जब आप इसको लिखेंगे तो इसको कॉल करना लाजमी है। तो बहरहाल अब देखें हमारे पास ये 10 कैरेक्टर्स है। अब इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इसका आउटपुट ये आएगा जैसे कि 1 2 3 4 स्पेस 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, पूरा नाम आ गया मेरा। अगर मैं इसके आगे भी कुछ लिखता हूं जैसे कि 1 2, तो ये यहां तक हमारे सिर्फ यहां तक s तक ही हमें आउटपुट दिखाएगा, क्योंकि हमारे 10 कैरेक्टर्स यहां पर पूरे हो चुके हैं। तो ये जितना भी आगे 1 2 लिखा है ये इसको नहीं शो करवाएगा। तो इस तरीके से f गेट्स काम करता है। जबकि अगर मैं गेट्स लेता ना तो आगे जितना भी लिखा हुआ था वो सब शो करवा देता, वो उसकी लिमिट ही ना लगा पाता, ठीक है। तो इस तरीके से एक छोटा सा आसान सा सवाल था, सिर्फ एक चीज को समझना था कि गेट्स को यूज करेंगे scanf की जगह। बहरहाल चलते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब। अब हमारे पास सवाल है कि अ प्रोग्रामर एक प्रोग्रामर है हैज अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दैट नीड्स टू बी परफॉर्म 10 डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। एक प्रोग्रामर को कैलकुलेशन करनी है जो 10 दफा उसने परफॉर्म करनी है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम के बहुत सारे हिस्सों में। इंस्टेड ऑफ कॉपीइंग एंड पेस्टिंग, कि वो उस बार हिस्से को कॉपी करे पेस्ट करे द सेम कोड 10 टाइम्स, क्योंकि उसने परफॉर्म कितनी दफा करना है, उस टास्क को 10 दफा परफॉर्म करना है। तो व्हाट कॉन्सेप्ट कैन ही यूज, वो इसकी जगह पर क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकता है। यानी कि
वो काम जो आपने पहले कर दिया है उसको बार बार रिपीट करके कॉपी और पेस्ट करने से बजाय आप इसकी जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, तो इसकी जगह पर जो यूज हो सकता है, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसका नाम है फंक्शन। ठीक है भाई, फंक्शन, ये एक कॉन्सेप्ट है फंक्शन। और फंक्शन कितनी तरह के होते हैं? फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड, ठीक है, एक होता है प्री डिफाइंड और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड। यानी कि जो एक पहले से बना दिया गया है, जो एक पहले से बना हुआ है और जो यूजर ने बनाया है। अब हमारे पास एक हम छोटा सा फंक्शन का प्रोटोटाइप बना लेते हैं, मेन फंक्शन का, बॉडी फंक्शन का एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं। वो क्या होता है, पहले तो भाई हमें एक लाइब्रेरी लगानी पड़ती है जो कि है इंक्लूड, एक ही अभी हम लगा लेते हैं stdio.h, ठीक है, एक हमने लाइब्रेरी लगा ली। लाइब्रेरी के बाद क्या करना पड़ता है कि हमें फंक्शन बनाना पड़ता है जो कि एक मेन फंक्शन होता है जहां से प्रोग्राम चलना शुरू होता है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ void की डेटा टाइप के साथ। ये रिटर्न टाइप होती है। void का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, चाहे वो इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। तो मैंने void का एक फंक्शन बनाया जिसको मैंने नाम दे दिया मेन, और ये नाम हमेशा मेन रहेगा, पहला फंक्शन। ठीक है, चूंकि ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जहां से प्रोग्राम को पता चलता है कि आपने स्टार्ट लेना है। फिर यहाँ पे आपकी आएगी बॉडी या फिर स्टेटमेंट, जो भी आप सुइटेबल लगे, बॉडी या फिर स्टेटमेंट। यहाँ पे सब कुछ लिखने के बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर मैंने रिटर्न नहीं लगाया क्योंकि मैंने void का फंक्शन लिया है। तो एक छोटा सा हमारे पास फंक्शन है जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अगर मुझे अपना फंक्शन बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटीजर और कैलकुलेशन। ठीक है, मैंने अपना फंक्शन बनाया और इसको यहाँ पर कॉल किया। अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो डिफाइन करते हुए मैंने कहा कि आप इंट ले लो, ए और बी ले लो। ठीक है, और आप फिर क्या करो कि ए की वैल्यू को 2 कर दो, ठीक है, बी की वैल्यू को 5 कर दो और यहाँ पर सी के जवाब में ए प्लस बी कर दो। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया और उसके साथ आप इसको एडिशन कर दो, दिखा दो, बस इतनी सी बात है। फिर जब हम इसको अच्छा चले, यहाँ पर और कुछ बातें आके, ये जो मैंने पूरा बनाया ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। ये जो होता है ये फंक्शन का कह सकते हैं आप नाम हो सकता है, फंक्शन का आइडेंटिफायर हो सकता है। ठीक है, मेन और कैलकुलेशन ये दोनों आइडेंटिफायर्स हैं, इसको हम प्रोटोटाइप भी कह रहे होते हैं। और फंक्शन की ये जो नीचे सारी चीजें हैं, ये जो लिखी हुई है, ये फंक्शन डेफिनेशन है। ठीक है, और जब फंक्शन को आप कॉल करेंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने ये लिखा इंटीजर फंक्शन और मैं यहीं पर इसको कॉल कर देता हूं। मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई कैलकुलेशन आ जाए मेरे पास, कैलकुलेशन का फंक्शन कॉल कर दिया। जब आपने ये कॉल किया है तो आपने क्या किया है, ये फंक्शन इन्वोक किया है या फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन इन्वोक, ये सारे फंक्शन से रिलेटेड टर्म्स हैं। और इसमें जो है हमारे पास 2 तरह के फंक्शन होते हैं। बस उसने यही कहा था कि अब जब हम एक दफा फंक्शन बना देंगे कैलकुलेशन का, तो हमें जहां पर भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी एडिशन की, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन का फंक्शन कॉल करेंगे और अपने काम को आसान बनाते जाएंगे, जबकि हम ये सारी लाइनें बार बार रिपीट करने से पहले। ठीक है, कॉपी और पेस्ट नहीं हो सकेगा। अगर 10 दफा भी काम करना है, 20-100 दफा जितने दफा करना है, हमने फंक्शन को लिख दिया, वो उस फंक्शन को प्रोसीड करता रहेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जाने। तो अब हमारे पास अगला सवाल है कि एक स्कूल मेंटेन करता है डेटाबेस अपने स्टूडेंट्स का। ठीक है, एक स्कूल डेटाबेस को मेंटेन करना चाहता है अपने स्टूडेंट्स का, लेकिन 2 स्टूडेंट्स हैपन टू हैव सेम एग्जैक्ट सेम नेम। लेकिन 2 स्टूडेंट्स का या 2 से ज्यादा का भी हो सकता है कि एग्जैक्ट सेम नेम आ जाता है, जो कि मैं नाम एक आर्जी तौर पर मैंने मेंशन कर दिया कि व्हाट डेटाबेस कॉन्सेप्ट शुड द स्कूल यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट। ठीक है, एक स्कूल है जो अपने डेटाबेस को मेंटेन करना चाहता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट सेम नेम के कुछ 2 या 2 से ज्यादा बच्चे आ जाए तो वो क्या करेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट डेटाबेस का यूज करेगा कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बात डेटाबेस की आ रही है, बात यूनिकली आइडेंटिफाई की आ रही है, तो फौरन से आपके माइंड में ये बात क्लिक कर लेनी चाहिए कि यहाँ पर बात की जा रही है की। ठीक है, अब कौन सी की बात की जा रही है? कीज हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होती है पी के, एक होती है एफ के, यानी कि प्राइमरी की और फॉरेन की। यूनिकली आइडेंटिफाई जो होती है वो होती है प्राइमरी की। कौन सी होती है? प्राइमरी की, जो हर रिकॉर्ड के लिए एक यूनिकली आइडेंटिफायर होती है, जैसे कि एक चाबी नुमा
ठीक है। एक चाबी नुमा ये चीज होती है, एक चाबी बन जाती है उसके ऊपर, जो क्या करती है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर रिकॉर्ड को, हर रिकॉर्ड के डेटा से जो भी लिंक्ड आगे डेटाबेस में डेटा पड़ा होता है उसको एक उसकी डुप्लीकेट नहीं होने देती है। ठीक है। और ये ना तो नल हो सकती है, ना तो ये डुप्लीकेट हो सकती है प्राइमरी की। जबकि दूसरी जो चीज है हमारे पास वो है फॉरेन की। फॉरेन की क्या करती है कि फॉरेन की कनेक्शन बिल्ड करती है बिटवीन टू टेबल्स। ठीक है। दो टेबल्स के दरमियान में लिंकेज को जो बनाती है वो फॉरेन की बनाती है। चाहे वो आप टेबल की प्राइमरी की से लेकर किसी और की के साथ अटैच करें, वो एक फॉरेन की बन जाएगी, एक प्राइमरी की को बहुत सारे कनेक्शन के साथ अटैच करें, वो भी हमारे पास फॉरेन की बन जाएगी। तो अब उसने कहा कि भाई अगर सेम नाम के दो अफराद या दो से ज्यादा हो जाए तो प्राइमरी की लगाएंगे। क्या प्राइमरी की नाम पर लगाएंगे? नाम तो भाई हमारे पास यूनिक नहीं है, नाम तो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो प्राइमरी की हमें किस पर लगानी चाहिए? सबसे बेस्ट तरीका है हमारे पास रोल नंबर। ठीक है। ये रोल नंबर वो चीज है जो सबका अलग अलग हो सकता है, किसी का भी सेम नहीं हो सकता। या फिर क्या हो सकता है, हमारे पास स्टूडेंट आईडी हो सकती है, जो कि हमारे पास एक आईडी कार्ड होता है, अगर उस पर हमारे पास जीआर नंबर या फिर क्लास रोल नंबर या एक्सेट्रा जो भी इस तरह की यूनिक चीज हो जो किसी की सेम नहीं हो सकती, चाहे 10 नाम एक जैसे आ जाए, तो इस तरह की चीजों को हम यूज कर सकते हैं, जिस पर हम प्राइमरी की लगाएंगे। और नाम फिर चाहे एक जैसे नाम 10 आ जाए, 20 आ जाए, जितने भी आ जाए, हर किसी का रोल नंबर अलग होगा। तो बहरहाल यहां तक था हमारे पास कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस, जो के कॉन्सेप्ट भी आपके अच्छे खासे रिवाइज हो गए होंगे। अब आपके पास स्क्रीन पर जो है सवालात आपको नजर आ रहे होंगे, जितने भी सॉल्यूशंस यानी कि पीडीएफ जो बना हुआ है वो आपको नजर आ रहा होगा। तमाम का आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें और इसके साथ साथ जो है इसकी एक प्रैक्टिस करें और एक ओवरव्यू ले लें। आप लोग का भी पेपर कोई करीब ही है, सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का, चूँकि स्टार्ट तो हो चुके हैं लेकिन अनकरीब ही कंप्यूटर साइंस का पेपर है। तो होप सो आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।